हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट एनाटॉमी यानी कि पादप शारीरिकी का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है द्विबीजपत्री तनों और एक बीजपत्री तनों में अंतर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। इसके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप अंतरों को ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पर एक कॉलम बना रखी है। पहली कॉलम के अंदर मैंने लक्षण लिख रखे हैं, दूसरी कॉलम के अंदर मैंने लिख रखा है द्विबीजपत्री तना यानी कि डाइकॉट स्टेम, और तीसरे कॉलम के अंदर मैंने लिख रखा है मोनोकॉट स्टेम। तो आइए जाने इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, अधिचर्म से लेकर और नीचे तक के भागों तक क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उनको जानिए। सबसे पहले ले रहा हूं मैं अधिचर्म। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी तने को या किसी भी आप मूल को या पत्ती को देखते हो तो सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, अधिचर्म होती है। अधिचर्म को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। एपी का मतलब होता है ऊपर, अधि का मतलब होता है ऊपर, सबसे ऊपर की तरफ पाई जाने वाली रचना वो कौन सी है, अधिचर्म है। तो द्विबीजपत्री तने के अंदर और एक बीजपत्री तने के अंदर अधिचर्म कैसी होती है, तो देखें यहां पर अधिचर्म की कोशिकाएं बड़ी होती है, यहां पर अधिचर्म की कोशिकाएं छोटी होती है। यहां पर अधिचर्म पर बहुकोशिकीय रोम उपस्थित है, यहां पर अधिचर्म के ऊपर बहुकोशिकीय रोम अनुपस्थित है, और यहां पर जो अधिचर्म है उसके ऊपर रंध्र होते हैं। तो रंध्रों को जो घेरे हुए द्वार कोशिकाएं होती है वो कैसे आकार की होती है, वृक्क के आकार की, यानी कि किडनी के आकार की, सेम के बीज के आकार की होती है। लेकिन आप जानते हैं एक बीजपत्री तनों के अंदर रंध्रों को घेरे हुए जो द्वार कोशिकाएं होती है उनकी आकृति वृक्क के समान नहीं होती है, उनकी आकृति कैसी होती है, डंबलाकार। डंबलाकार समझते हैं ना, डंबल्स जैसे होते हैं ना, उस आकार की। और यहां पर जो गार्ड सेल्स होती है, द्वार कोशिकाएं होती है, वो कैसी है, सेम के बीज के समान। तो अधिचर्म कैसी है, यहां पर कोशिकाएं बड़ी है, यहां पर छोटी है, यहां पर बहुकोशिकीय रोम उपस्थित है, यहां पर रोम अनुपस्थित है। यहां पर रंध्रों को घेरे हुए जो द्वार कोशिकाएं वो वृक्क के आकार की है, यहां पर रंध्रों को घेरे हुए जो द्वार कोशिकाएं वो कैसी है, डंबलाकार है। ओके, अब आ जाते हैं कि अधिचर्म के नीचे क्या स्थित होती है। जैसे अधि का मतलब होता है ऊपर और हाइपो का मतलब होता है नीचे। हाइपोडर्मिस को हम हिंदी के अंदर अधश्चर्म भी कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे हमेशा क्या होती है, हाइपोडर्मिस। अधिचर्म के नीचे क्या होती है, अधश्चर्म। तो प्रश्न उठता है कि हाइपोडर्मिस जो होती है वो द्विबीजपत्री तने और एक बीजपत्री तनों में कैसी होती है। तो दोनों में ही क्या होती है, हाइपोडर्मिस उपस्थित होती है। लेकिन जो द्विबीजपत्री तने होते हैं उनके अंदर हाइपोडर्मिस स्थूल कोण उत्तक की बनी होती है। स्थूल कोण उत्तक समझते हैं, कोलेनकाइमा, इसको अंग्रेजी के अंदर कोलेनकाइमा कहते हैं। और धड़ोत्तक से किसकी बनी होती है, हाइपोडर्मिस एक बीजपत्री तनों की किससे बनी हुई है, धड़ोत्तक से। धड़ोत्तक को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। तो यहां पर तो ये धड़ोत्तक से बनी है और यहां पर ये किससे बनी है, स्थूल कोण उत्तक से बनी है। तीसरा, हाइपोडर्मिस के नीचे क्या है, तो ग्राउंड टिश्यू, भरण उत्तक। एक किसी भी तने में, मूल में, कहीं पर भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर कौन होता है, भरण उत्तक होता है। तो यहां पर जो भरण उत्तक है, ग्राउंड टिश्यू है, वो विभेदित है। और जो भरण उत्तक है वो वल्कुट के अंदर, अंतश्चर्म के अंदर, परिरम के अंदर और मज्जा में विभेदित है। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और पित्त के अंदर कौन विभेदित है, ग्राउंड टिश्यू विभेदित है द्विबीजपत्री तनों के अंदर। लेकिन एक बीजपत्री तनों के अंदर जो ये भरण उत्तक है ये अविभेदित होता है। यानी कि हाइपोडर्मिस के नीचे से लगाकर केंद्र भाग तक केवल क्या पाया जाता है, भरण उत्तक होता है, जो किसका बना होता है, मृदुत्तक का बना होता है। यहां पर भी भरण उत्तक जो है वो किसका बना है, मृदुत्तक का बना है। लेकिन यहां पर और इसमें क्या फर्क है, यहां पर ये विभेदित है। विभेदित किसमें है, यानी कि ये जो भरण उत्तक है वो कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, परिरम, मज्जा आदि में विभेदित है। लेकिन अभी हम कुछ ही देर के अंदर देखेंगे कि एक बीजपत्री तनों के अंदर भरण उत्तक अविभेदित है। यानी कि आप आगे चलकर देखोगे कि अंतश्चर्म यानी कि एंडोडर्मिस, परिरम यानी कि पेरिसाइकल, मज्जा यानी कि पित्त, मज्जा किरणें यानी कि पित्त रेज, ये सब आप देखोगे कि एक बीजपत्री तनों के अंदर होती ही नहीं है। मतलब यहां पर भरण उत्तक कैसा हो गया, अविभेदित हो गया। केवल हाइपोडर्मिस के नीचे से लेकर केंद्र भाग तक केवल और केवल क्या पाया जाता है, भरण उत्तक होता है। और वो किस उत्तक का बना होता है, मृदुत्तक का। यहां पर न तो एंडोडर्मिस होगी, अंतश्चर्म होगी, न परिरम होगी, न मज्जा होगी और न ही मज्जा किरणें होगी। ओके, नाउ भरण उत्तक के नीचे क्या है, एंडोडर्मिस है। इसके नीचे क्या है, भरण उत्तक के नीचे क्या है, एंडोडर्मिस है, अंतश्चर्म है।
ओके, इसको अंतःक्षरण भी कहते हैं, एंडोडर्मिस को। ये द्विबीजपत्री तने जो होते हैं उनके अंदर एंडोडर्मिस जो होती है वो एक परतीय होती है, कोशिकाएं जो होती है वो ढोलकाकार होती है, राइट। यानी कि जो एंडोडर्मिस की कोशिकाएं बैरल शेप की होती है, ढोलकाकार होती है, उनके बीच में किसी भी प्रकार का अंतराकोश के स्थान नहीं पाया जाता है, इनके ऊपर कैस्पेरिन पट्टियां भी नहीं पाई जाती है। आमतौर पर एंडोडर्मिस पे कैस्पेरिन पट्टियां पाई जाती है जो लिग्निन और सुबेरिन की बनी होती है, लेकिन यहां पर कैस्पेरिन पट्टियां अनुपस्थित है। हाँ, लेकिन इसके अंदर एंडोडर्मिस के अंदर स्टार्च कण पाए जाते हैं, इसीलिए तो द्विबीजपत्री पादपों के जो तने होते हैं उनकी एंडोडर्मिस को हम मंड आच्छद भी कहते हैं, यानी कि स्टार्च शीट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं स्टार्च शीट? क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं? स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। इसको हिंदी में मंड आच्छद क्यों कहते हैं? क्योंकि मंड आच्छद में क्या पाए जाते हैं? मंड कण पाए जाते हैं। लेकिन जो ये एक बीजपत्री तने होते हैं, जितने भी एक बीजपत्री तने होते हैं उनके अंदर आप एंडोडर्मिस को नहीं ढूंढोगे। एंडोडर्मिस यानी कि अंतःक्षरण पूर्णतया यहाँ पर क्या होती है? अनुपस्थित होती है। तो यहाँ पर एकल परतीय ढोलकाकार कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के मध्य में अंतराकोश के स्थान नहीं होते हैं, कैस्पेरिन पट्टियां अनुपस्थित होती है, स्टार्च कण उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसको हम एंडोडर्मिस को द्विबीजपत्री तनों में क्या कहते हैं? मंडाच्छद कहते हैं। लेकिन एक बीजपत्री तनों के अंदर ऐसी कोई एंडोडर्मिस यानी कि अंतःक्षरण होती ही नहीं है, राइट। अब एंडोडर्मिस के नीचे क्या होती है? तो देखिए, एंडोडर्मिस के नीचे जो है वो क्या पाई जाती है? परिरंभ पाई जाती है। परिरंभ को हम इंग्लिश के अंदर पेरीसाइकिल के नाम से जानते हैं। तो दूसरा लक्षण पढ़ते हैं, दैट इज नॉन एज परिरंभ। परिरंभ को हम पेरीसाइकिल कहते हैं, पेरीसाइकिल, राइट। और ये जो पेरीसाइकिल है ये बेसिकली क्या है? रंभ की सीमा परत है, रंभ की सीमा परत। परिरंभ के अंदर का जितना भी भाग होता है हम उसको रंभ कहते हैं। रंभ को इंग्लिश के अंदर स्टील कहते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं स्टील के बारे में भी बताऊंगा, राइट। तो परिरंभ जो है वो कैसी है? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहां पर परिरंभ जो होती है वो उपस्थित होती है और बहुपर्तीय होती है, बहुपर्तीय मल्टीलेड होती है और मृदुतक व दृढ़ोत्तक से बनी होती है। मृदुतक व दृढ़ोत्तक से बनी होती है, मृदुतक व दृढ़ोत्तक से, यानी कि पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है, उपस्थित होती है, मल्टीलेड होती है। लेकिन एक बीजपत्री तनों के अंदर जैसा कि मैंने कहा है कि भ्रूणतक विभेदित नहीं होता है, तो यहां पर परिरंभ यानी कि पेरीसाइकिल जो होती है वो भी क्या होती है? एब्सेंट होती है, होती ही नहीं है। एक बीजपत्री तनों के अंदर ना तो अंतःक्षरण होती है और ना ही क्या होती है? परिरंभ होती है। ओके, अब परिरंभ के अंदर और क्या क्या है? तो परिरंभ के अंदर का जितना भी भाग होता है वो क्या होता है? रंभ। मैंने अभी क्या कहा? रंभ की सीमा परत कौन है? परिरंभ है। तो परिरंभ के अंदर का जितना भी भाग है वो क्या है? रंभ है। तो यहां पर रंभ का प्रकार कैसा है? रंभ का प्रकार कैसा है? तो यहां पर जो रंभ का प्रकार है वो कैसा है? यू स्टील है, यू स्टील। इसको यू स्टील को सुरंभ भी कहते हैं, यू स्टील। यहां पर क्या होता है? यू स्टील में क्या होता है कि संवहन पुल वलय में पाए जाते हैं, वलय में उपस्थित। वलय समझते हैं? रिंग के अंदर उपस्थित होते हैं। संवहन पुल कैसे? रिंग के अंदर है। जैसे मैंने एक रिंग बनाई और यहां पर मैंने संवहन पुल बनाए यहां पर, तो आप देखो मैंने संवहन पुलों को एक विशेष व्यवस्था के अंदर बनाया, मैंने एक रिंग के अंदर बनाया। तो डाइकोट तनों की ये विशेषता है कि उनके अंदर रंभ का जो प्रकार होता है वो कौन सा है? सुरंभ है। सुरंभ के अंदर संवहन पुल किसमें होते हैं? रिंग में उपस्थित होते हैं। जबकि एक बीजपत्री तनों के अंदर यू स्टील नहीं पाई जाती है, वहां पर एटेक्टो स्टील पाई जाती है, एटेक्टो स्टील, राइट। एटेक्टो स्टील में क्या होता है? संवहन पुल बिखरे रहते हैं, संवहन पुल बिखरे रहते हैं। संवहन पुल कभी भी रिंग में नहीं पाए जाते हैं, बिखरे रहते हैं। कैसे? ये मैंने एक एटेक्टो स्टील बनाई। एटेक्टो स्टील के अंदर संवहन पुल ऐसे आप देखोगे बिखरे हुए हैं, यहां पर ऐसे बिखरे हुए हैं, यहां पर देख सकते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। संवहन पुल कैसे हैं? बिखरे हुए हैं। छोटे जो होते हैं, छोटे पुल, छोटे संवहन पुल वो तो परिधि पर है, और जो बड़े संवहन पुल है, बड़े संवहन पुल
वो कहां पर है, केंद्र भाग की ओर है। तो यहां पर यू स्टील होती है, यहां पर एटेक्टो स्टील है, यहां पर वलय के अंदर स्थित है, यहां पर संवहनपुल बिखरे हुए हैं और संवहनपुल छोटे संवहनपुल परिधि पर हैं और बड़े संवहनपुल कहां पर है, केंद्र भाग के अंदर है। तो ये था रंभ का प्रकार। जब रंभ पढ़ लेते हैं तो अब हम रंभ के भीतर क्या क्या स्थित है उनके बारे में भी पढ़ते हैं कि रंभ के भीतर और क्या क्या है। तो देखिए रंभ के भीतर हम आते हैं नेक्स्ट भाग के ऊपर और वो है मज्जा। मज्जा को हम बोलते हैं पित्त, इसको हम मेडुला भी कहते हैं, मेडुला। ये जितने भी द्विबीजपत्री तने होते हैं इनके अंदर मज्जा जो होता है वो सुविकसित होता है, बहुत बहुत ज्यादा क्या होता है, डेवलप्ड होता है, सुविकसित होता है। और ये किसका बना होता है, इसमें अंतराकोश के स्थान होते हैं, अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं, अंतराकोश के स्थान होते हैं। मज्जा सुविकसित होता है और किसका बना होता है, मृदुतक से बना, मृदुतक यानी कि पेरेन्काइमा से बना। और इसका जो कार्य होता है वो क्या है, संग्रह करना। इस उत्तक का कार्य क्या है, संग्रह करना, स्टोरेज करना। लेकिन एक बीजपत्री तनों के अंदर मज्जा पूर्ण रूप से एब्सेंट, पूर्ण रूप से एब्सेंट, मज्जा क्षेत्र ही नहीं होता है, यहां पर मज्जा है ही नहीं, राइट। तो यहां पर मज्जा पूर्ण रूप से अनुपस्थित है, यहां पर सुविकसित है, अंतराकोश के स्थान उपस्थित होते हैं, मृदुतक से बना होता है और कार्य क्या है, संग्रह करना। अब देखिएगा संवहनपुलों के मध्य में क्या है, तो संवहनपुलों के मध्य में क्या होती है, मज्जा किरणें होती है, मज्जा किरणें। इन मज्जा किरणों को हम चाहें तो पिथ रेस कह सकते हैं या हम इन्हें मेडुलरी रेज भी कहते हैं, मेडुलरी रेज। ये कहां पर पाई जाती है, तो हम कहेंगे कि द्विबीजपत्री तनों में संवहनपुलों के मध्य स्थित होती है, मध्य स्थित होती है, संवहनपुलों के मध्य स्थित होती है। और इनका कार्य क्या होता है, तो इनका कार्य जल व भोजन का पार्श्वीय, जल व भोजन का पार्श्वीय संवहन करना, ये द्विबीजपत्री तनों में होते हैं। तो द्विबीजपत्री तनों में क्योंकि मज्जा होती है तो मज्जा किरणें भी होती है। मज्जा किरणें हमेशा कहां पर होती है, संवहनपुलों के बीच बीच में। जैसे ये देखिए ये संवहनपुल है, ओके, ये संवहनपुल है, तो यहां पर क्या है, ये मज्जा क्षेत्र है। तो मज्जा क्षेत्र से निकलने वाली जो किरणें हैं ये यहां पर संवहनपुलों के बीच बीच में, ये देखिए संवहनपुलों के बीच में मैंने क्या बनाई, मज्जा किरणों को बनाया। लेकिन एक बीजपत्री तनों के अंदर क्योंकि मज्जा नहीं है तो मज्जा किरणें भी क्या होती है, एब्सेंट। मज्जा किरणें है ही नहीं, ना यहां पर मज्जा है और ना ही मज्जा किरणें। अभी तक आपने क्या पढ़ा, एक बीजपत्री तनों में न तो एंडोडर्मिस होती है, न पेरीसाइकिल होती है, न पित्त होता है और न ही पिथरेज होती है। हिंदी में बोलता हूं, अंतःशन भी नहीं होती है, परिरंभ भी नहीं होती है, मज्जा क्षेत्र भी नहीं होता है और मज्जा किरणें भी नहीं होती है एक बीजपत्री तनों में, जबकि ये सारी चीजें यहां पर उपस्थित होती है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या डिफरेंसेस है, और क्या क्या डिफरेंसेस है, ओके। तो आप देखेंगे संवहनपुल, परिरंभ के अंदर जो रंभ है उसके अंदर और क्या है, तो संवहनपुल है। तो अब संवहनपुल के बारे में भी आपको पूरा पूरा आइडिया होना चाहिए कि संवहनपुल कैसे होते हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये परीक्षाओं के अंदर पूछते हैं संवहनपुल कैसे हैं, राइट। ये संवहनपुल के लिए जो मैं नाम लिख रहा हूं ये नाम आपके लिए नए नहीं होने चाहिए। मैंने संवहनपुलों के प्रकारों पर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देखिए। तो जो अभी टर्मिनोलॉजी में यहां पर यूज करूंगा, जो शब्दावली यूज करूंगा वो उस वीडियो के अंदर ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूं। तो संवहनपुल कैसे हैं, तो संयुक्त होते हैं या फिर संयुक्त समपार्श्विक, संयुक्त समपार्श्विक या उभय फ्लोएमी, संयुक्त समपार्श्विक या उभय फ्लोएमी। और कैसे होते हैं, तो देखिए संयुक्त को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट। समपार्श्विक यानी कि कोलेटरल, कोलेटरल। और उभय फ्लोएमी का मतलब क्या होता है, दैट इज बाइकोलेटरल, बाइकोलेटरल। और कैसे होते हैं, अंतः आधिदारुक प्रकार के, अंतः आधिदारुक यानी कि एंडार्क प्रकार के। और क्योंकि यहां पर द्विबीजपत्री तनों की बात हो रही है तो वैसे भी मैंने आपको पढ़ाया था कि द्विबीजपत्री पादपों के अंदर कैसे होते हैं, तो ओपन वेस्कुलर बंडल होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं, खुले
खुले समनपुल होते हैं यानी कि ओपन, मतलब इनके अंदर क्या होते हैं, ऐधा क्या होती है, उपस्थित होती है। तो मैं आपको बता दूं कि अधिकांश तने कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडार्क और ओपन, राइट। अधिकांश द्विबीजपत्री तने कैसे होते हैं, अधिकांश द्विबीजपत्री तने, अधिकांश द्विबीजपत्री तने, ये मैंने कोड भाषा लिखी है शॉर्ट में याद करवाने के लिए, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडार्क और ओपन। कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडार्क और ओपन, हिंदी में बोलता हूं संयुक्त, समपार्श्विक, अंत अधिदारुक और खुले प्रकार के। लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं कॉन्जॉइंट, बाइकोलेटरल, एंडार्क और ओपन। ये किसमें होते हैं, कुकुरबिटा का तना, ये अपवाद है, कुकुरबिटा का तना। कुकुरबिटा के तना में कैसे होते हैं, संयुक्त, और कैसे होते हैं, उभय फ्लोएमी, अंतःदिदारुक और खुले प्रकार के। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जॉइंट, बाइकोलेटरल, कॉन्जॉइंट, बाइकोलेटरल और एंडार्क और ओपन, ये समनपुल होते हैं। लेकिन एक बीजपत्रियों में कैसे होते हैं समनपुल, कैसे होते हैं, तो तना है तो संयुक्त तो होंगे, संयुक्त, तना है तो संपार्श्विक भी होंगे, संपार्श्विक, और कैसे होते हैं, डेट इज नॉन एज संयुक्त होते हैं, संपार्श्विक होते हैं, अंतः आदिदारुक होते हैं, अंतः आदिदारुक होते हैं, और कैसे होते हैं, बंद प्रकार के। क्यों, क्योंकि समनपुलों के बीच में क्या नहीं होती है, ऐधा नहीं होती है। तो कैसे हो गए, ये कैसे हो गए, क्लोज्ड हो गए, राइट, कोलेटरल होते हैं, और कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट, संयुक्त को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट, और अंतः आदिदारुक को क्या बोलते हैं, एंडार्क बोलते हैं। तो कैसे हो गए, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडार्क और क्लोज्ड। ये कोड भाषा है, ऐसे याद रखिएगा। ये क्या है, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडार्क और ओपन। यहां क्या है, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडार्क और कैसे होते हैं, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण भाग है, ये आपको आना चाहिए। अच्छा, साथ के साथ में आपको एक और बता दूं कि यहां पर जो संवहन पुल होते हैं, संवहन पुल, वो साइज में सभी कैसे होते हैं, साइज में सभी बंडल कैसे होते हैं, समान। मतलब द्विबीजपत्री पादपों की विशेषता है कि संवहन पुल जो होते हैं वो बंडल में पाए जाते हैं, मतलब कि अलग अलग साइज के नहीं होते हैं। सभी बंडल जो हैं वो क्या होते हैं, एक ही साइज के होते हैं। सभी साइज में सभी बंडल कैसे हैं, समान है। और यहां पर जो है वो साइज जो होती है संवहन पुलों की, वो कैसी होती है, असमान। कुछ कैसे होते हैं, छोटे, और कुछ कैसे होते हैं, बड़े। याद रखना, बड़े कहां पर होते हैं, केंद्र में होते हैं, और छोटे कहां पर होते हैं, परिधि पर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक बीजपत्री पादपों में, एक बीजपत्री तनों के अंदर जो संवहन पुल होते हैं वो कुछ छोटे और कुछ बड़े होते हैं। लेकिन यहां पर द्विबीजपत्री तनों के अंदर संवहन पुल सभी साइज जो होती है, सभी संवहन पुल जो होते हैं साइज में कैसे होते हैं, समान आकृति के होते हैं। इतना ही नहीं, यहां पर जो संवहन पुलों का जो आकार होता है वो कैसा होता है, कील के समान, कील के समान होता है। यानी कि अंग्रेजी में बोले तो वेज आकार का होता है। और यहां पर एक बीजपत्री पादपों के अंदर जो संवहन पुल हैं उनका आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है। यानी कि कैसा होता है, अंडाकार मतलब कैसा होता है, ओवल शेप होता है। क्लियर। तो ये सब बातें आपको किसके बारे में याद रखनी है, संवहन पुलों के बारे में याद रखनी है, द्विबीजपत्री तनों के लिए और एक बीजपत्री तनों के लिए। कुछ और बातें संवहन पुल से संबंधित ही हम बताते हैं कि संवहन पुल जो है उनके अंदर जो जाइलम होता है, आप सब जानते हैं कि संवहन पुल के अंदर जाइलम भी होता है, फ्लोएम भी होता है। तो यहां पर द्विबीजपत्री तनों के अंदर जो संवहन पुल है उनमें जाइलम वाहिकाएं जो है, जाइलम वाहिकाएं वो क्या है, अधिक संख्या में होती है। अधिक संख्या में जाइलम वाहिकाएं अधिक संख्या में वह अरीय रूप से व्यवस्थित रहती है। अरीय रूप से व्यवस्थित, अरीय रूप से व्यवस्थित, अरीय रूप से मतलब रेडियल रूप से व्यवस्थित होती है। जबकि यहां पर आप देखोगे तो जाइलम वाहिकाएं, एक बीजपत्री पादपों में जाइलम वाहिकाएं कम संख्या में होती है, कम संख्या में। वह वी या वाई के आकार में व्यवस्थित, वी या वाई के आकार में व्यवस्थित होती है। यह भी ध्यान रखें। इतना ही नहीं,
आप एक चीज और भी ध्यान रखें कि संवहन पुल में तो फ्लोएम भी होते हैं ना, तो यहां पर फ्लोएम मृदुतक उपस्थित, फ्लोएम में फ्लोएम मृदुतक उपस्थित। लेकिन ध्यान रहे, यहां पर 2 स्टार बना देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कभी भी एक बीजपत्री पादपों के जो तने होते हैं उनमें फ्लोएम मृदुतक अनुपस्थित होता है। फ्लोएम में फ्लोएम मृदुतक होता ही नहीं है, मतलब फ्लोएम में फ्लोएम पेरेन्काइमा होता ही नहीं है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फ्लोएम में फ्लोएम मृदुतक नहीं होता है। ओके, क्योंकि संवहन पुलों की बात चल रही है तो साथ के साथ ये भी जान लें कि संवहन पुल में ऐधा है या नहीं है। ऐधा मतलब कि क्या होती है, कैम्बियम। आपको मैंने दूसरे वीडियोस में भी बताया कि द्विबीजपत्री तनों में क्या होती है, ऐधा उपस्थित होती है। ऐधा उपस्थित होती है, तभी तो हम कह रहे थे कि संवहन पुल कैसे होते हैं, खुले प्रकार के, क्योंकि यहां पर क्या है, ऐधा उपस्थित है और यहां पर ऐधा क्या होती है, अनुपस्थित। याद रखना, यहां पर ऐधा नहीं होती है, कैम्बियम एब्सेंट होती है मोनोकॉट के अंदर, और डाइकॉट के अंदर जो है वो ऐधा क्या होती है, उपस्थित। अब ऐधा का काम क्या होता है, ऐधा का काम होता है विभाजन करना, और विभाजित होकर द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करना। और हम जानते हैं कि द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम पादपों में कब बनते हैं, जब उनके अंदर क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है। तो आइए जाने कि किन पादपों के अंदर द्वितीयक वृद्धि होगी। द्वितीयक वृद्धि का मतलब है सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि का मतलब है सेकेंडरी ग्रोथ। तो बताओ यहां पर कैसा है, ऐधा उपस्थित है, ऐधा विभाजित होती है तो द्वितीयक वृद्धि होती है, तो यहां पर क्या होगा, द्वितीयक वृद्धि कमॉन उपस्थित, और यहां पर द्वितीयक वृद्धि क्या होगी, अनुपस्थित। द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित क्यों होगी, अनुपस्थित क्योंकि ऐधा नहीं है। जब ऐधा ही नहीं है तो द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण का सवाल ही नहीं उठता है, और द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम नहीं बनेगा तो पादपों के अंदर द्वितीयक वृद्धि भी नहीं होगी। तो यहां द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित है और यहां पर द्वितीयक वृद्धि उपस्थित है। ओके, नाउ आपको संवहन पुल को आप देखोगे, कुछ संवहन पुल ऐसे होते हैं जिनके चारों तरफ एक आच्छद होती है, और कुछ संवहन पुल ऐसे होते हैं जिनके चारों तरफ आच्छद नहीं होती, शीट नहीं होती। तो हम यहां पर पढ़ते हैं अगला पॉइंट, पुल्लाच्छद। पुल्लाच्छद का मतलब होता है बंडल शीट। बंडल शीट का मतलब है कि संवहन पुल के चारों तरफ पाए जाने वाली आच्छद, पुल्लाच्छद, संवहन पुल के चारों तरफ पाए जाने वाली आच्छद। तो द्विबीजपत्री तनों के यदि आप संवहन पुलों के देखोगे तो पुल्लाच्छद क्या होती है, एब्सेंट होती। कभी भी द्विबीजपत्री पादपों के जो तने होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले संवहन पुलों के चारों ओर कभी भी संवहन ये पुल्लाच्छद नहीं पाई जाती है। और यहां पर धड़ोत्तक से बनी पुल्लाच्छद यानी कि पुल्लाच्छद उपस्थित, यानी कि बंडल शीट क्या होती है, उपस्थित। जैसे मैं आपके सामने एक संवहन पुल बनाता हूं तो एक बीजपत्री तनों का संवहन पुल इस प्रकार का होता है। ये देखिए, ये जो आपके सामने मैंने बनाया है क्या, पुल्लाच्छद है, ये पूरा संवहन पुल है। संवहन पुल के चारों तरफ क्या पुल्लाच्छद है, और अंदर जाइलम वाहिकाएं और वाहिनिकाएं वी या वाई के आकार में क्या है, विन्यासित है। तो पुल्लाच्छद एब्सेंट है और यहां पर क्या है, उपस्थित है। दूसरा, एक गुहा होती है जिसका नाम है लयजात गुहा। स्वभाव में तो वो लयजात गुहा है और उसको क्या कहते हैं, जल गुहा, जल गुहिका कहते हैं, वाटर कैविटी कहते हैं। वाटर कैविटी, ये वाटर कैविटी कहां होती है, तो पहली बात तो याद रखना कि वाटर कैविटी यहां पर अनुपस्थित होती। कभी भी आपको द्विबीजपत्री तने के सेक्शन में आपको वाटर कैविटी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहां पर जल गुहिका कहां पर स्थित होती है, तो संवहन पुल के नीचे स्थित, संवहन पुल के नीचे क्या होती है, स्थित होती है, संवहन पुल के नीचे स्थित होती है। जैसे मानो कि ये संवहन पुल है, ये संवहन पुल बनाया मैंने, तो संवहन पुल के नीचे देखोगे आप, किसमें, एक बीजपत्री तनों के संवहन पुल के नीचे देखोगे तो संवहन पुल के ठीक नीचे की तरफ क्या पाई जाती है, जल गुहा यानी कि वाटर कैविटी क्या होती है, पाई जाती है। तो ये भी अंतर हुआ कि यहां पर वाटर कैविटी है, यहां पर वाटर कैविटी नहीं है। ओके, अब बात करते हैं हम, दैट इज नॉन एज कि पित्त की हमने बात की थी। हमने कहा था कि यहां पर पित्त जो है वो पूर्ण विकसित है और पित्त रेस भी होती है। यहां पर पित्त नहीं होता है तो यहां पर क्या नहीं होती है, पित्त
पिथ रेज भी नहीं होती है। ओके, तो ये सारे के सारे जो थे वो मुख्य अंतर पड़े हमने किसके बारे में, दैट इज द्विबीजपत्री तने और एक बीजपत्री तने के बारे में। ओके, इसी तरीके से मेरे और भी वीडियोस देखते रहिएगा आप। हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री मूलों के अंदर अंतर है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। हम द्विबीजपत्री पत्ती और एक बीजपत्री पत्तियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो प्लांट एनाटॉमी है इसके वीडियोस को लगातार आप देखते रहिएगा। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।